कितने बच्चों को फॉर्मूला याद हो गया? ही कितने बच्चों ने फॉर्मूला याद कर लिया पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? अगर एंड डिफरेंट है और एंड सेम है, बस थोड़ी सी बात समझानी है, काफी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपने जो चीज करी है उसको मेंटेन करते हुए आगे और भी अच्छा करें। और जिन बच्चों के मन में थोड़ी सी कसक बाकी रह गई कि सर हम और भी अच्छा कर सकते थे बट उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो अभी आपके पास एक मौका और है कि अपने कंपटीशन वाले बैच में अपने आप को, कंपटीशन वाले जब एग्जाम आ रहे हैं उसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको प्रूव करने के लिए। आप देखिए जरा, फॉर्मूला नोट कर लिया? ये बताओ एंड सेम है या एंड डिफरेंट है? सब बच्चे जल्दी बताओ, एंड सेम है या एंड डिफरेंट है? सभी बच्चे बताइए, एंड सेम है या एंड डिफरेंट है? सब बच्चे चेक कर पा रहे हैं? मैंने देखो बना के भी दिखा दिया। अगर आप ध्यान से देखें, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको चेक करो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे चेक करो। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर राइट साइड में H और CH2 CH3 है और लेफ्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड पर H और CH3 है, तो एंड डिफरेंट है। अगर एंड डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सब बच्चे बताइए, अगर एंड डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर, 2 की पावर बोलो जल्दी से, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? 2 की पावर 2, 4। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। जरा अब बताइए, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4। ये बताओ एंड सेम है या डिफरेंट है? सब बच्चे जल्दी बताओ, एंड सेम है या एंड डिफरेंट है? बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे? डबल बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। डबल बॉन्ड सेम है, डबल बॉन्ड इवन नंबर में और नंबर में है? तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताइए, आंसर कितना आएगा? सब बच्चे जल्दी से बताओ, आंसर कितना आएगा?
सब बच्चे जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा, मुझे आंसर लिख के भेजें। मोहम्मद अनीफ 2.5, बहुत बढ़िया, 2.5 आंसर इनका। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2.5। अभी भी ध्यान से देख लो, अभी भी ध्यान से देख लो। जरा चेक करें, n की वैल्यू 4 है तो p की वैल्यू होगी 4/2, 2। तो 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1। n की वैल्यू 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, आंसर आ गया 10। आई होप इतनी प्रैक्टिस बहुत है, इतनी प्रैक्टिस बहुत है। अरे जल्दी बोलो, फॉर्मूला यूज करना आ गया आपको। देखो बस यहाँ पर बस यही डिफरेंस है, मैंने आपको बार बार बोलना पड़ता है, कम से कम 4 महीने की ऑर्गेनिक है, 4 महीने की ऑर्गेनिक है। आप ये मान के चलो, जब मैं ड्रॉपर बैच में ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ मुझे 3-4 महीने, 3 महीने कम से कम लगते हैं पढ़ाने में। जल्दी से फॉर्म में लिख के दिखाएं। सभी स्टूडेंट के फॉर्म में लिख के दिखाइए। नोट कर लिया था आपने फॉर्मूले? क्या था?
नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। जिन्होंने कर दिए फॉर्मूले करके भेजे, बहुत सिंपल है, एबीसीडी ऑर्गेनिक की, ईमानदारी से करके भेजो। जल्दी से करें। जल्दी से आंसर भेजो बेटा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है एबीसीडी ऑर्गेनिक की। मुझे चेक करना है कि किस लेवल पर आप लोग हैं। जितना टाइम लगा रहे हो उतना मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आता नहीं है। जो बच्चे आंसर नहीं भेज रहे या टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, काफी बच्चे ने तो आज आंसर ही नहीं भेजे। चलो मैं करता हूं अब। नॉर्मल प्रोफाइल, आइसो का ध्यान रखना, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में होता है। सेकेंडरी में ध्यान रखना, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो तीन कार्बन से जुड़ा होगा। नियोपेंटाइल, पेंटाइल में 5 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन कम कर लो और सेकंड कार्बन पर वो दोनों कार्बन एक एक करके लगा दो। नियोपेंटाइल, नियो के अंदर क्या होता है, सब बच्चे सुन लो। लेफ्ट से जो सेकंड कार्बन होता है, लेफ्ट से जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर नीचे एक एक कार्बन आएगा। आइसो में लेफ्ट से सेकंड कार्बन पर एक कार्बन होता है, नियो में लेफ्ट से सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन होते हैं एक एक करके। ये बहुत जरूरत की चीज है, सबको आनी चाहिए। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? अब देखिए जरा आप लोग,
एक क्वेश्चन ये आता है C4H8 के पॉसिबल एल्कीन बताइए। आपको टोटल बताने होते हैं। जल्दी से सब बच्चे करें। जल्दी से बना के भेजिए। C4H8 के पॉसिबल एल्कीन। आंसर लिख के भेजो, बना के भेजो। आंसर भेजिए। नहीं कर पा रहे? कितने बच्चों का आंसर 3 आ रहा है? सब बच्चे ध्यान दीजिए जरा। चेक करो। आंसर आएगा 4। आंसर 4 आएगा, चेक कर लीजिए। पॉसिबल एल्कीन जो सेकंड वाला है वो ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। सेकंड वाला ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, तो उसके सिस और ट्रांस काउंट होते हैं, ध्यान रखना। जल्दी बताओ। C6H4Cl2 के आइसोमर्स। ये पता क्या है? जैसे बेंजीन है, आपको पता है ऑर्थो, मेटा, जो सिस और ट्रांस है टोटल में भी काउंट होंगे, और पॉसिबल एल्कीन, एल्कीन तो है ही।
पॉसिबल एल्कीन में भी काउंट होंगे और पॉसिबल आइसोमर्स में भी काउंट होंगे। हमें पॉसिबल एल्कीन क्यों लिखा, आप बात समझो। हमने पॉसिबल एल्कीन क्यों लिखा, जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, वन डबल बॉन्ड वन रिंग के इक्वल होता है। मतलब जो एल्कीन्स होते हैं वो साइक्लो एल्केन के आइसोमर्स होते हैं। अगर वहां पे हमने एल्कीन वर्ड नहीं लिखा होता पॉसिबल एल्कीन, तो बच्चे साइक्लो एल्केन वाले आइसोमर्स भी बना देते। समझे एल्कीन क्यों लिखा हमने? अगर पॉसिबल एल्कीन वर्ड यूज नहीं करते तो फिर आप साइक्लो एल्केन तक चले जाते, क्योंकि साइक्लो एल्केन भी उसकी उसी फॉर्मूले का बन जाएगा। जो एल्कीन्स होते हैं ध्यान रखना साइक्लो एल्केन का आइसोमर्स होते हैं। अवलीन बेटा बात ध्यान रहेगी। ठीक है बेटा। अब जरा इसका आइसोमर्स बनाना है आपको। तो C8H10 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 इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आपको ये तो पता ही है बेंजीन वाला है, सब बच्चे समझ लीजिए ध्यान से। क्या बचेगा? तो एक आइसोमर्स तो ये बन जाएगा। अब सुनो C8H10 इसमें से C6H4 माइनस करो। ये कंसेप्ट समझ लो, ये कंसेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा। C6H4 क्या बचेगा? हमने C6H4 माइनस किया ना, इसका मतलब बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लगेंगे, तो इसके आप दो ग्रुप बनाओ। तो आप समझ जाओ तीन आइसोमर्स ये बन जाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ, तो प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़िया है। अब यहां मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है। सबको बात क्लियर हो गई? अरे बोलो। अब ध्यान से देखो, अब करने का टाइम नहीं है। C7H7Cl C7H7Cl आपने CCH5 माइनस किया तो क्या बचा? CH2Cl। तो एक तो ये बन गया, और जब CCH4 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो दो ग्रुप वहां से बन जाएंगे। तो आप ये कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो कुल मिला के टोटल आइसोमर्स, अब मैंने आपको टोटल आइसोमर्स निकालना सिखा दिया, ज्योमेट्रिकल का टोटल आइसोमर्स सिखा दिया,
और यहां आप देख रहे हैं टोटल आइसोमर्स कैसे करने हैं आपको। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। इसमें थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है, ये वाला देखो, C7H8O, अगर आपने इसमें CCH5 माइनस किया तो OCH3 बन रहा है। और अगर आपको याद आ रहा हो, अगर ईथर बनता है तो अल्कोहल भी बन सकता है, OH, OCH3 और CH2OH। और फिर आपको पता है CH3OH करके ऑर्थो मेटा पैरा बन जाएंगे, तो 2 + 3 5। आई होप कि आप इतना कैच कर सकते हो। अब आई होप कि आप इतना कैच कर सकते हैं। कितने बच्चे कैच कर पा रहे हैं? अगर मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा तो आप कैच कर पा रहे हैं? CH3OH के नीचे मैंने ऑर्थो मेटा पैरा लिख दिया, बात समझ में आ गया? 3 ही बन जाएंगे। चलो जल्दी से बता दो, साइड में लिखा हुआ है, जिसने बता दिया बहुत अच्छा बच्चा। C7H9N, इसके बता दो बस। C7H9N, जल्दी बता दीजिए इसके। कितने बच्चों ने कर दिया? बड़ा अच्छा पॉइंट है, सोचने वाला है इसमें एक। देखो कितने बनेंगे। CH4NK प्राइमरी अमीन भी बनेगा और सेकेंडरी अमीन भी बनेगा। तो 2 तो शुरू में ही बन गए और 3 ऑर्थो मेटा पैरा करके बन जाएंगे। ये प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन वाला कंसेप्ट भी देख लो जब नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात आएगी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ये देख लीजिए, जो डाइन्स होती हैं, डाइन्स, 3 तरह की डाइन्स होती हैं। कॉन्जुगेट डाइन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड, एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड, जो ना कॉन्जुगेट है और ना क्यूमुलेटेड है।
ये बताइए, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब बच्चे ध्यान से देख के बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है? ए और बी में से कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा? ए और बी में से कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी में से बहुत अच्छे कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कंपटीशन में आने लायक है। इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा? एनीवन एक्सप्लेन? आप में से कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा जो क्रैश कोर्स का है? क्रैश कोर्स वालों को ही प्रायोरिटी देता हूं इस बैच में। आप में से कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? जो बच्चा बताना चाहता है हाथ खड़ा करे। सब बच्चे ध्यान दें, बताइए। जयमन आप बोलो। सर मेरे हिसाब से इसमें ए शो करेगा, बी शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसलिए बी में ब्रांचिंग ज्यादा है और ए में ऐसा ब्रांचिंग कम है, स्ट्रेट चेन है, इसी वजह से। नहीं, ब्रांचिंग होने से क्या होता है? ब्रांचिंग तो उसके पास भी एक है, उसके पास भी एक है। ए के पास भी वन ब्रांचिंग है, बी के पास भी। अगर आप देखो एक ही ब्रांचिंग है। कोई और बताओ, हाथ खड़ा करे, कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करे। कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करे जो बताना चाहे। इस बात को कैसे सोचोगे? इस बात को आप कैसे सोचोगे? जिन बच्चों ने सही आंसर दिया था वो बताएं। श्रेया, आपने सही आंसर दिया था, आप बताओ। आपने क्या सोच के आंसर दिया था? सर ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, आपने जैसे बताया था ऑपोजिट ऑपोजिट चेक करेंगे तो उसमें प्रॉब्ली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी ए में, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल की बात चल रही है कि कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अच्छा, यही कंफ्यूजन होता है, ज्योमेट्रिकल में ऑप्टिकल का रूल लगता है, ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल का रूल लगा देते हैं बच्चे। कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, डिस्कशन ये है। देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या सोचना है, सब बच्चे ध्यान दें, सब बच्चे ध्यान दें कि मैंने बताया था डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, राइट वाले पे तो सबको दिखाई दे रहा है। अरे बोलो, राइट वाले कार्बन पर सबको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। जो लेफ्ट वाला कार्बन है, अगर जरा कंपैरिजन करो सब बच्चे, एक मिनट, सब बच्चे कंपैरिजन करो। कार्बन कार्बन
बिल्कुल सिमिलैरिटी आ रही है। अब यहां देखो, यहां मामला डिफरेंट हो गया, कार्बन कार्बन, अब यहां कार्बन है, यहां कुछ और है। सब बच्चे ध्यान से देखो, मतलब बी वाले में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। बी वाले में लेफ्ट वाले कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ए वाले में लेफ्ट कार्बन पर सेम चीज जुड़ी हुई है। हमें रूल लगाना है, रूल ध्यान से। मुझे ये देखने के लिए पूछना पड़ता है कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको आप कैसे यूज कर रहे हो। पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया क्वेश्चन का? अरे सब बच्चे बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। मुझे एक टॉपिक और कराना था आप लोगों को। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जब H के पीछे H है, ध्यान रखना ये इक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाती है। इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड और ये स्क्यू। बता सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है इक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू में? वंशिका बता सकते हो कि स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है? वंशिका बता सकते हो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ओके, ध्यान दो जरा। इक्लिप्स के अंदर ध्यान रखना, हाइड्रोजन सबसे पास पास होंगे। हाइड्रोजन सबसे पास, इक्लिप्स में हाइड्रोजन पास पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और स्टैगर्ड में अगर आप देखो, हाइड्रोजन दूर दूर है, हाइड्रोजन दूर दूर है। आप सही कह रहे हो, हाइड्रोजन दूर दूर है, रिपल्शन मिनिमम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये ध्यान रखना। ये इथेन के कन्फॉर्मर है। सब बच्चे ध्यान से देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ध्यान से देखना। हमने ये कन्फॉर्मर बना रखे हैं ब्यूटेन के, ब्यूटेन के कन्फॉर्मर है, ब्यूटेन के कन्फॉर्मर। अगर आप देखो पहले वाले से दूसरे वाले में देखो, हम CH3 को 60 का रोटेट कर रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से देख लो, पर स्क्रीनशॉट ले लो।
ये नोट करने में तो टाइम लगेगा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आप इसमें एक बात चेक कर लो, जो 1 2 3 4 5 6 बनाया है, इसमें CS3 के जस्ट पीछे CS3 है, CS3 के जस्ट पीछे CS3 है। तो बल्कियर ग्रुप सबसे पास है, तो 6 वाले केस में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। 6 वाले केस में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और ये लीस्ट स्टेबल होगा। और थर्ड वाला जो केस है, इसमें CS3 सबसे ज्यादा दूर है। ये सीक्वेंस नोट कर लो जो मैंने बनाई है। बट मेन बात जो मैं बता रहा हूं, CS3 सबसे ज्यादा दूर है, सबसे कम रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो थर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है और 6 फॉर्म सबसे कम स्टेबल है। फर्स्ट और फिफ्थ में अगर आप देखो लगभग सेम है। एक में CS3 लेफ्ट साइड है, एक में CS3 राइट साइड है। एक में CS3 लेफ्ट साइड है, एक में CS3 राइट साइड है। जरा एनर्जी डायग्राम देखो जो मैंने बना रखा है। सब बच्चे ध्यान से देखो कि दिमाग में आपने पिक्चर बनाई है। 6 वाला सबसे ज्यादा एनर्जी थी, सबसे ऊपर, और थर्ड वाले की एनर्जी सबसे कम थी, सबसे नीचे। फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी सेम थी, सेकंड और फोर्थ की एनर्जी ज्यादा थी। अगर आपने डायग्राम बनाने तो ग्राफ भी नोट कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपना ऑर्गेनिक रिवाइज कर लीजिए। अब जरा 2-4 दिन जरा ऑर्गेनिक पे मेहनत करते हैं। 2-4 दिन जरा ऑर्गेनिक पे मेहनत करते हैं, फिर 2-4 दिन इनऑर्गेनिक को कर लेंगे। इतने में इनऑर्गेनिक भी रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से बैच को फिनिश करेंगे। ठीक है, आप ऑर्गेनिक थोड़ा ढंग से करा दूंगा, चिंता मत करो। ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक दोनों ढंग से करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अपनी तैयारी पूरी करते रहिए।